मैं ये सब गाइडेंस सुनने जानने आया हूं। जिन लोगों में ये संकोच छोड़ने की हिम्मत है और क्या सुधार होगा, कैसे सुधार होगा, मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा, वो करेज का पहला स्टेप है बच्चों, करेज का पहला स्टेप है। सो आई रियली अपलॉड यू पीपल, मतलब आप लोग सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि आप ये जानने की इच्छा रखकर बैठे हैं कि हाँ आज हमारी ये परफॉर्मेंस है, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज्यादा, और हम इसमें सुधार करने की इच्छा रखते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चे, सुधार करने की इच्छा रखना। नहीं तो बहुत सारे लोगों में ये एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं आ पाती है कि आखिर ये सुधार होगा कैसे, सुधार कैसे होगा। उस पर कई सारे पॉइंट्स आएंगे। थोड़ा बहुत हम में से सभी लोग कुछ कुछ पॉइंट्स रखेंगे, आरडी सर अपने पॉइंट्स रखेंगे, एक एक करके चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। बहुत छोटे 2-4 पॉइंट मैं बोलूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, देखो आप हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट, क्या बच्चों सभी के सभी लोग इवोल्यूशन का प्रोसेस पहचानते हो? तो क्या एक दिन में, एक रात में, रातों रात में इवॉल्व होकर कुछ बदल जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रातों रात में इवॉल्व होकर सडनली चीजें चेंज नहीं होती हैं। इट मींस पूरे इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड को आप उठाकर देख लो, जितनी चीजों का बदलाव आपको मिलेगा उनमें स्लो स्लो चेंजेस हैं। एक दिन में 24 घंटे में कोई बड़ा बदलाव होता नहीं है, लेकिन क्या उसका डायरेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो हम यहां बैठे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी 1 घंटे बाद या कल सुबह चमत्कार हो जाएगा और उस चमत्कार से सुबह का सूरज निकलने की दिशा बदल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा सबसे पहले, और आप स्वीकार कर रहे हैं, ये वो दिख रहा है, हमें दिख रहा है वो। और वो सच्चाई को स्वीकार करने का पहला स्टेप होगा कि मैं रोज जो नए स्टेप लूंगा वो कल से बेहतर होने चाहिए। ये होता है पहला तरीका। इट मींस, मैंने कहा ना इवोल्यूशन का प्रोसेस पहचानते हो आप, डेली लाइफ में देखते हैं हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है। नए नए प्रकार के माइक्रोब्स आते हैं, बॉडी नई नई प्रकार की एंटीबॉडीज बनाकर उनका सामना करती है। क्या आपको लगता है बॉडी को सब एडवांस में पता है कि कल कौन सी मुसीबत आने वाली है? बच्चे, अगर ऐसे होता, बॉडी को पहले से एडवांस में पता होता, तो बॉडी कोरोना के लिए भी पहले से तैयार होती, और स्कूल भी तैयार होते, और कोचिंग भी तैयार होते, और आज हमारी ये खराब वाली परफॉर्मेंस भी नहीं होती। क्योंकि वो दौर भी तो इसका एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम वहां कम सीख पाए। तो जो हम कम सीख पाए हैं उसकी भरपाई करने के लिए डेली करेक्ट स्टेप लेने हैं हमें। ये हमारे मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों नहीं लिए जाते हैं, इनमें क्या समस्या आती है? ऐसे थोड़ी हो कि आप बेवकूफ हो कि आप ये बात पहचानते नहीं हो। बच्चे, वो स्टेप इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि ये ना मन के काम करने का तरीका है कि जैसे ही हमने कोई स्टेप लिया, हमको अभी कल ही रिजल्ट चाहिए। अगर कल इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, 4 दिन में टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए, तो फिर मन घूमकर वहीं पहुंच जाता है कि इससे तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर इतनी मेहनत ही क्यों करें। नहीं, टाइमलाइन थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिगड़ने की, जिससे काम बिगड़ा है उसकी टाइमलाइन बड़ी है, तो ये तो आप भी जानते हो कि सुधरने में तो टाइम लगता है। फिर बिगाड़ा तो चीजों को कम समय में जा सकता है, और जब बिगड़ा ही इतने समय में है तो क्या सुधरने में समय लगेगा? हाँ। तुरंत आपका अगला सवाल आएगा, सर क्या हमारे पास इतना समय है? डेफिनेटली आपके पास समय कम है, इसीलिए तो गाइड करने के लिए बैठे हैं आपको। वो तो हमारी नजर में भी है ना कि समय कम है, तो कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आएगा कम समय के अंदर, आप कैसे आज जहां पर भी खड़े हैं उन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। बच्चे, अपने आप हो जाएगा कि मेथड्स चाहिए?
मेथड्स चाहिए, बिना तरीके के नहीं होता कोई लड़ाई, बिना स्ट्रेटजी के, बिना तरीकों के लड़ी ही नहीं जाती। तो क्या हम यहां ध्यान से वो स्ट्रेटजी, वो मेथड्स को पहचानेंगे, सुनेंगे, अप्लाई भी करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चे। सुनना बहुत आसान होता है और पालन करना और उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही अप्लाई करने का नंबर आता है तो आपको एक चीज छोड़नी पड़ती है जो तरक्की का सबसे पहला दुश्मन है। मैं यही पॉइंट, यहीं से आगे कनेक्टिविटी आएगी, मैं यही बात कह के जाऊंगा। तरक्की का सबसे पहला दुश्मन है आपकी कंफर्ट जोन। पहला दुश्मन है ये। इसीलिए इंप्रूवमेंट के मेथड अप्लाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं। और अभी सर्दी के मौसम में जब आप आराम से रजाई में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, उसके मुकाबले चेयर पर जूते पहनकर बैठकर पढ़ने के लिए जो कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी आपको, आपका टाइम टेबल पालन करने के लिए जो मेथड्स बताए जाएंगे उनका पालन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना। जितने भी लोग दुनिया में तरक्की नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे पहला मिस्टेक होता है दैट दे रिमेन इन देयर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तब तो लड़ाई के क्षेत्र में जाएंगे, तब तो जाकर पता चलेगा कि हम लड़ने के लायक हैं भी या नहीं। हारेंगे तब तो पता चलेगा कि जीतने के लिए क्या चाहिए। हारना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, यही बड़ी बात है। हारना जुर्म नहीं है। हारने के बाद यह सोचकर बैठ जाना कि मैं जीतने के काबिल ही नहीं था, यह जुर्म है। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता जिसमें काबिलियत की ऐसी कमी हो कि उसमें सुधार ही संभव ना हो। ऐसा कोई नहीं होता है। यहीं से आगे की चीजों को कनेक्टिविटी मिलेगी। तो मैं तो बस आपसे यही पूछूंगा, कंफर्ट जोन छोड़ेंगे हम लोग? ओके, थैंक यू बच्चों। यू आर गोइंग टू गेट पॉइंट बाय पॉइंट इंप्रूवमेंट डिटेल्स, हाउ टू इंप्रूव। आई कॉल अपॉन डियर विकास सर to please continue. गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि सर ने शुरुआत तो कर ही दी है कि आज हमें सबसे पहले कुछ बातें करनी है, कुछ डिस्कशन करना है ताकि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। तो मेरी तरफ से मैं आपको एक दो कुछ पॉइंट्स समझाता हूँ, हो सकता है शायद वो आपके लिए कुछ काम आए। सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको फर्स्ट रैंक लानी है या मेडिकल कॉलेज चाहिए। सपने बड़े देखने चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनके 715 720 ये आते कहाँ से? तो क्या इन्होंने भी जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो इन्होंने कभी सोचा था कि 720 आ जाएंगे? तो यही चीज़ आपके साथ में भी है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि 720 लाने हैं या फिर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए। अब मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन तो मिल जाए, अभी तो नंबर ही इतने आ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है कि हमारे स्टेट की, हमारे मतलब आपके स्टेट की जो भी कट ऑफ है, सबसे पहले उससे डिसाइड करें, उससे देखें कि लास्ट 2-3 साल तक की कट ऑफ कितनी गई है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट यही है कि हम उस कट ऑफ के जितना स्कोर करना चालू करें। अब आता है टाइम भी 135 डेज के आसपास कुछ बचा हुआ है, एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है हमारी। अब आप सोचिए कि एक तो इतना पहाड़ जैसा हमारा सिलेबस है, हमें इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी को ढूंढना है। आप सोचिए कि जब हनुमान जी पर्वत उठा के लाए थे तो इम्पोर्टेंस पर्वत की थी या फिर संजीवनी बूटी की थी? तो आपका भी जो पहाड़ जैसा सिलेबस है, उस पहाड़ जैसे सिलेबस में आपको क्या करना है, संजीवनी बूटी को ढूंढना है कि कौन कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ठीक है हमें सपने बड़े देखने हैं 720 के, लेकिन हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हमें
मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए जितना स्कोर चाहिए वो सबसे पहले अचीव होना चालू हो जाए। उसके बाद ठीक है, आगे की ग्रोथ की हम तब बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी संजीवनी बूटी को ढूंढें। अब बताइए कि साहब संजीवनी बूटी ढूंढें कैसे इतने बड़े सिलेबस के अंदर। और दूसरा, आप एक छोटी सी चीज़ याद करिए, जब आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे, 5, 6, 7, 8 स्कूल तो गए थे, तब तो गए होंगे। अरे कोविड से पहले 7वीं 8वीं में स्कूल तो गए थे ना। हाँ जी। तो अब एक पॉइंट ये सोचे कि जब स्कूल टीचर को, जो भी आपके क्लास के टीचर थे, उनको यदि एक चैप्टर के 10 क्वेश्चंस आपको याद करवाने थे, तो उन्होंने क्या कहा कि आपको बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिख करके दे दिए और कहा कि कल इसे याद कर लेना और इसका एक टेस्ट होगा। ऐसा ही कुछ हुआ भी होगा पहले भी। अब उन्होंने टेस्ट के बहाने आपको 10 क्वेश्चंस याद करा दिए, अगले दिन टेस्ट ले लिया 5 क्वेश्चंस का। आपको भी लगा कि ठीक है साहब, जो क्वेश्चन दिए थे उन्हीं में से आ गए, मार्क्स भी आ गए और आप भी संतुष्ट हो गए। लेकिन टीचर का पर्पस आपका टेस्ट लेना नहीं था, टीचर का पर्पस था कि उस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से याद करा दें। अब यही सिनेरियो आप आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें देखिए। आप एनटीए ने आपको बता दिया है कि आपका जो पेपर आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। कभी ये करा, सर जेईई एडवांस के पेपर कर लूँ क्या, सर ये कर लूँ क्या। अरे करने में तो कुछ करो, जो करना चाहो करो, कोई मना ही नहीं है। आपको किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सर मैं जो इतना इंटरेस्ट है कि मैं उसके 200-500 क्वेश्चंस कर लूँगा। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो उसी चैप्टर को हमेशा पढ़ते हो जिसमें इंटरेस्ट है। हमें ये नहीं करना है। एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चंस करने की जगह आप क्या करें, 4 चैप्टर लीजिए और 250 करें। और जैसा कि अभी बताया कि एनटी ने बता दिया कि आपका पेपर जब एनसीईआरटी से ही आना है तो हमारा फोकस कंप्लीटली एनसीईआरटी पर ही होना चाहिए। सर एनसीईआरटी हो गई, क्या करें, करना क्या है, वापस रिवाइज करो उसको। एक बार और हो गई, फिर से रिवाइज करो। जब पेपर आना ही उसी में से है तो इधर उधर हमें एनर्जी वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है और थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ करना है। अब ये तो था पढ़ना क्या है। देखिए 2-3 चीजें हैं, पढ़ना क्या है और दूसरा आता है पढ़ना कैसे है। अब पढ़ना कैसे है, अब आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो रात दिन खूब मेहनत कर रहे होंगे। ऐसा भी लगता है सर ऐसा तो नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद सुबह आने से पहले रात दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है, कभी आप नोटिस करिएगा उस चीज़ को, आप पढ़ने बैठ गए, स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो एंड कब करना है। आपको 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के बैठे हो, सुबह से बैठे हैं, शाम तक हो गई है, अभी तक 50 क्वेश्चन ही नहीं हुए हमारे। तो हुआ क्या, ओवरऑल आउटपुट धीरे धीरे, हमारा टाइम तो हमने दिया है लेकिन आउटपुट उतना नहीं आ रहा है जितना हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करें अपना कि मुझे आज फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करें कि मुझे 1.5 आवर, 1.5 घंटा मुझे पढ़ाई करनी है। उसके बाद अब आपको कंटेंट डिसाइड करना है कि इस 1.5 घंटे के अंदर मुझे करना कितना है। आज आपको लगता है कि थ्योरी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लगा कि मुझे आज ये 5 पेजेस प्रिपेयर करने हैं, तो अब आपका टाइम फ्रेम डिसाइड हो चुका है, आपका कंटेंट डिसाइड हो चुका है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर उसी कंटेंट को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि एक आधा पेज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जब हैबिट डेवलप होगी उसके बाद में ये सही बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आज 50 क्वेश्चंस करने बैठने हैं तो 50 मिनट का टाइम पीरियड हमने फिक्स कर दिया है। अब आप देखो हुआ क्या है, इससे आपका फिक्स टाइम ले लिया, कंटेंट भी फिक्स कर लिया। अब जब आप इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि पढ़ने का टाइम तो उतना ही है लेकिन उसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो इसे थोड़ा सा आप लोग फॉलो करें और ओवरऑल एक ही है बच्चों के एनसीईआरटी फोकस्ड रहें और एनर्जी कंजर्व करें। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से इतना ही। आगे के लिए मैं रेस्पेक्टेड आरडी सर को, पहले अविनाश सर को इनवाइट करता हूं मैं कि वो आकर के 2 मिनट का ज्ञान दे सर। ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आई जोर से? गुड मॉर्निंग। आवाज में दम होना चाहिए बच्चों, बहुत तगड़ा दम, इतना तगड़ा दम कि आपके सर जो बोल रहे थे ना एनटीए तक जाना चाहिए आवाज आपकी,
ताकि वो समझ जाएं कि यहाँ पर कोई नीट की तैयारी कर रहा है और शानदार तैयारी कर रहा है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बस हो सकता है, देखो आज आप क्यों इकट्ठे हो यहाँ पर आपको पता है ना? क्या आज कोई पार्टी वार्टी है क्या? तो फिर क्या है आज? बताओ बताओ, क्या चीज? मेरे को आवाज नहीं आई भाई। आज हम सब क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पर? आपको स्पेशली क्यों बुलाया गया यहाँ पर? आरडी सर का मोटिवेशन लेक्चर सुनने के लिए ना? यस ना? बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल इसके लिए आना भी था। और आप बच्चों सब जने बहुत अच्छा युद्ध लड़ रहे हो एक, और हम सभी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई युद्ध लड़ रहे हैं बच्चों। और आप जो युद्ध लड़ रहे हो वो युद्ध कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध है। और आप सब जानते हैं बच्चों, आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, और चाणक्य को कौन नहीं जानता, है ना? तो आप जानते हैं चाणक्य ने क्या कहा था कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारियां, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारियां बहुत जरूरी होती है बच्चों, और आप वही सब कर रहे हो। लेकिन इस युद्ध की तैयारी में अगर मान लो, क्योंकि छोटे छोटे पड़ाव तो आएंगे, हम युद्ध जीतेंगे बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे युद्ध बाकी हैं बच्चों, लेकिन इन छोटे छोटे युद्ध को करते करते हमें कई बार असफलता भी हाथ लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये असफलता हमारे आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से समझिए फीडर है, जो हमारे लिए और पंख के अंदर और बल प्रदान करेगा। तो आप किसी असफलता से घबराएं नहीं बच्चों, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं और आप अच्छी जानते हो। आज आप जानते हो अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो जिससे कि आपको सब दिखने लग जाए? लाइट जलाते हो। अरे ये लाइट 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 किसने जलाई? ये किसने बनाई लाइट? ये बल्ब का आविष्कार किसने कर दिया? किसने किया? किसने? थॉमस एडिसन ने। आपको उसकी कहानी पता है? थॉमस एडिसन, आपको ध्यान है कितनी बार फेल हुआ था? 1000 टाइम। और आप सोचिए उसके चारों तरफ वही सब लोग थे जो आज आपके चारों तरफ है। आप थोड़े से असफल होते हो तो सबसे पहले आपके साथ वाले कहते हैं अरे तू रहने दे यार, तू कर तो सकेगा नहीं, तेरी औकात है नहीं, तू रहने दे, तू यूं कर नर्सिंग कर ले, तू यूं कर कुछ और काम कर ले। तो वो सब आपको डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपको किसी के मोटिवेशन का सहारा नहीं चाहिए, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। सोचिए वो एडिसन था जिसने 1000 बार जब वो फेल हो गया और जब उससे कहा गया भाई अब बस कर दो, तो उसने एक बात बहुत अच्छी कही। उसने कहा कि मुझे ये पता चल गया कि 1000 बार तरीकों से, इन 1000 बार तरीकों से बल्ब का आविष्कार मैं नहीं कर सकता, तो अब मैं कोई नया तरीका अपनाता हूं। तो बच्चों बस वही चीज आपको सीखनी है। अगर आप कभी थोड़े बहुत असफल हो जाओ, अभी आपके मार्क्स कम आ रहे आएंगे, रीजन कोई बहुत बड़ा नहीं, हमारी बहुत कम आए थे, हम कौन सा मेरिट होल्डर थे बच्चों? आज हम पढ़ाने में इतने परफेक्ट हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बहुत होशियार थे। आज हम टीचर भी आप जैसे एवरेज ही थे बच्चों, लेकिन रीजन ये था हमारा जो आप में अंतर है, हमने कभी निराश नहीं हुए, हमने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि चैंपियंस कभी गिव अप नहीं करते। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हम कहीं ना कहीं किसी सक्सेस पॉइंट पे पहुंचेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा बच्चों, सफल होना आपकी खुशी नहीं है, आप खुश हो यह सफलता है। आप खुश हो इसमें हमारी सफलता है। आपको खुश देखते हैं, आपकी आंखों में खूब खुशी देखते हैं, आप प्रसन्न दिखते हो, हमारा जी गदगद हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आरडी सर आपकी चिंता, सारे सर आपकी चिंता केवल आपकी शक्लें देखकर करते हैं कि मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, तो सर खूब गदगद हो जाते हैं। वो नए तरीके से आपके लिए नया नया आविष्कार करते हैं, नए नए तरीके के आपके लिए कंसेप्ट निकालते हैं कि हमारे बच्चे किसी तरह से सक्सेसफुल होकर जाएं। ये जो फोटो आप लगी देख रहे हैं ना, सर की केवल एक ही इच्छा है, मेरे कोटा, मेरे अपना आकाश का बच्चा यहां पर फोटो लगा के दिखाए अपनी, और आप में से लगभग सभी जने ये कार्य कर सकने में सक्षम हो। यस और नो? क्योंकि आप में कैलिबर है बच्चों, आप में बहुत शानदार कैलिबर है। मैं जब क्लास में जाता हूं तो एक एक बच्चे को देखता हूं, उनकी शक्लें देखता हूं, क्या शानदार तेज है, क्या शानदार उनका एटीट्यूड है। लेकिन कई बार वो अपने आप को इतना मलिन कर देते हैं, कई बार अपने आप को इतना निराश कर देते हैं, केवल क्यों? आसपास की बातों को सुनकर, थोड़े से मार्क्स कम आने पर निराश होकर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नंबर कम आ रहे तो क्या हुआ, आज 100 है ना, कल वो 100 आपके 720 होते देर नहीं लगाएंगे, 720 नंबर आप में से बच्चे लेके आएंगे। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है बच्चों कि 25 नंबर लाने वाला, 27 नंबर लाने वाला बच्चा आप देखिए 525 नंबर भी लेकर आया। तो सोचिए इतना सारा, और ये आप ही करोगे बच्चों। क्योंकि ध्यान रखिए, इसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आपको बहुत तसल्ली के साथ, बहुत सिस्टमेटिकली अपने व्यवहार को संतुलित रखते हुए, अपने आप को बैलेंस रखते हुए तैयारी करनी।
और मैंने आपको जो सर ने भी आपसे कहा, विकास सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि भाई संजीवनी लानी है, पहाड़ थोड़ी लाना है, पहाड़ लेके थोड़ी चलना है, संजीवनी ढूंढनी है, ढूंढ लो संजीवनी। और वो संजीवनी ढूंढने की निगाह आपको चाहिए, और वो संजीवनी दिखा कौन रहा है? हमारे सारे टीचर्स आपको टाइम टाइम पे क्लास के अंदर ये हिंट देते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं, बच्चों ये कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इस तरीके से कर लीजिए, रटो मत। अरे बच्चों सोचो, आप तो पैदा भी जीत कर हुए हो, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप तो जीत कर पैदा हुए हो, तो सोचो फिर जीत आपसे दूर कहां हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिए बच्चों कि आपको खूब मेहनत करनी है। सबसे मेन आपको अपना आत्मविश्वास कभी नहीं दिखाना है, आप किसी से प्रभावी मत हो। ये जो कोटा के अंदर उल्टी सीधी बातें आ रही है, ये सब आपके लिए नहीं है, ये उन नासमझ बच्चों के लिए है जो बेवकूफ है, ये नहीं समझते कि सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। बच्चों केवल ये सोच के मत चलो। देखिए बच्चों, आपके पेरेंट्स ने बहुत विश्वास करके हम लोगों को सौंपा है, आप हमारे लिए एसेट हो, हमारे लिए आप एक भविष्य, एक कह सकते हैं एक अमूल्य निधि हो बच्चों, और हम इन आपको बहुत सहज कर रखना चाहते हैं। सर आपके लिए, हम सब आपके लिए खूब कार्य करते हैं, हम सोचते हैं किसी तरह से बच्चे परेशान ना हो, हम आपके लिए सब करते हैं। तो बच्चों आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप हर समय मुस्कुरा कर हर काम को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो हम थोड़े असफल हो भी जाते हैं तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है, अभी तो 7 मई दूर है कि नहीं दूर? तो सोचो 7 मई तो हम 7 बार कोर्स कर लेंगे, 7 बार कोर्स कर लेंगे, तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। क्या मैं होप करूं कि आप सब मुझसे वादा करोगे कि अब आप किसी प्रकार से निराश या अपने आप को मलिन या अपने आप को डाउन नहीं करोगे? एक सुर में मुझे जवाब दो, क्या आप सब मेरा साथ दोगे? क्या आप सब जने बहुत बढ़िया तैयारी करोगे? क्या आज के बाद आप किसी बात से परेशान होते हो तो अपने आप से संघर्ष मत करो बच्चों, हम तक पहुंचो, हमें बताओ कि आपको दिक्कत क्या है, हम आपके लिए 24 घंटे खड़े। केवल कहने को हम मात्र आपको सुबह यहाँ पर 10 से शाम के 8 बजे तक मिलते हैं, पर बच्चों सही मानिए हम 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। आप हमारे बच्चे हो, केवल 24 आवर्स हमारे दिमाग के अंदर केवल आप चलते हो। तो सोचिए बच्चों, ऐसे में आप ये क्यों सोचते हो कि हम आपके बारे में कुछ ना सोच रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको जब भी कोई तकलीफ लगे आप आरडी सर से मिलते हो, हमसे मिलते हो, आराम से अपनी बातों को डिस्कस करो। मैंने कल भी क्लास में बहुत बच्चों को कहा था, कई बच्चे मेरे को दिखते हैं जो बिल्कुल नहीं आते हैं, काउंटर पर आइए बच्चों, हमें बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे तो हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, और उसके बाद मार्क्स नहीं आए तो बताइएगा फिर आप हमें, हम आपके लिए 10 तरीके तैयार करने को तैयार हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया लगता है, कुछ इमोशनल हो गया हूँ, तो ऐसे में मैं अब सबसे अच्छे वक्ता, हमारे यहाँ के ग्रेट मोटिवेटर हमारे आरडी सर को मैं इनवाइट करूँगा। प्लीज़ सर स्टेज पर आए सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों। तीनों टीचर्स ने अब कुछ छोड़ा ही नहीं है। जो आवाज थोड़ी बढ़ा दें, जो मेन, जो सबसे बड़ी बड़ी 3 बातें हैं वो तीनों ने कवर कर ली। स्वतंत्र सर ने बोला कि सफलता के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। काम छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत के बिना मजदूर को भी रोटी नहीं है, वो भी अपना परिवार नहीं चला पाता। मेहनत के बिना चिड़िया तक अपने बच्चों को दाना नहीं खिला सकती। तो कंफर्ट जोन से बाहर आने से स्वतंत्र सर का मतलब यही रहा होगा कि आप एक बार घर से निकल गए हो तो मेहनत की अति करके ही वापस जाओ। विकास सर ने ऐड ऑन किया कि आपको पहाड़ नहीं चाहिए, संजीवनी चाहिए।
ये जीवन दर्शन है एक तरह का। ये बहुत बड़ी बात है और आप सबके लिए जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेड जितने हैं उतने नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बड़े सारे रहस्य हैं, अपना जीवन बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। हम सारी चीजें जान के क्या करेंगे? मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सब समझदार हो, मैं नहीं बोलूंगा तो क्या आपको मालूम नहीं है? आपको सब मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आज दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें पिछले पुराने सारे सुसाइड केसेस के उसके बारे में था। तो एक बच्चे ने लिखा था कि इरेलेवेंट कंटेंट बहुत ज्यादा है इधर कोटा में। आपने शायद पढ़ा हो वो आर्टिकल, मैंने आज भेजा था टीचर्स को भी। वो बच्चा लिख के गया है कि बिना मतलब की चीजें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती। बच्चों, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है और इस मंच के माध्यम से मैं आप सबके माता पिता को भी एड्रेस करना चाहता हूं कि वो भी आप लोगों से हर दिन बोलें कि केवल काम की चीज पढ़नी है। पेपर के, नीट के पेपर की अगर बात करें तो 90% से ज्यादा क्वेश्चंस चैप्टर्स की समरी से आते हैं। आप चैप्टर का कंप्रेहेंशन बनाओ, चैप्टर की एक समरी अपने दिमाग में बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। डेप्थ से, बहुत ज्यादा गहराई से 10% से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, और 10% में भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। आप अगर पूरे पहाड़ के चक्कर में पड़े तो संजीवनी मिलने की संभावना कम होती चली जाएगी। अविनाश सर ने हैप्पीनेस की बात की, वो सर्वोपरि है। आप अगर खुश नहीं हैं तो जीवन का मूलभूत उद्देश्य ही नहीं जानते। अभी आपको डॉक्टर क्यों बनना है, आपको सेलेक्ट क्यों होना है, आपको सफल क्यों होना है? क्योंकि आपको खुश रहना है, और ज्यादा खुशी हो तो परिवार के लोगों के साथ साझा करनी है, उन्हें भी खुश रखना है। और ज्यादा खुशी अगर इकट्ठी कर पाओ तो अपने एरिया में जितने लोगों को खुश कर सकते हो उन्हें करना है। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। तो तीनों मोटी मोटी बातें कवर हो गई हैं, चाहे वो कंफर्ट जोन हो, चाहे वो सेलेक्टिविटी हो, और चाहे वो हैप्पीनेस हो। आप लोगों ने, जब आप रोड पे चलते हो तो आपने देखा होगा कि जगह जगह कुत्ते मरे पड़े रहते हैं रोड पे। देखे नहीं देखे? देखे होंगे। और कई बार ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाती कि मन खराब हो जाता है कि यार इतने कैसे मर गए। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है? उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसकी शुरुआत ही एक कहानी से की है। उन्होंने लिखा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं एक विजिट पे था और मेरी गाड़ी से टकरा के एक कुत्ता मर गया। मैंने अपना गाड़ी रोकी,
अपना पूरा काफिला रोका और मेरे साथ जो बड़े बड़े लोग चल रहे थे उनको मैंने बुलाया और पूछा कि बताओ ये कुत्ता क्यों मरा। सारे ऑफिसर्स ने अलग अलग रीजन दिए, लॉजिक दिए। शास्त्री जी सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने बोला कि मैं बताता हूं आपको, ये कुत्ता इसलिए मरा क्योंकि बीचों बीच रास्ते में जाने के बाद जब गाड़ी सामने आई, जब समस्या सामने आई, तो ये कुत्ता निर्णय नहीं ले पाया कि आगे जाना है या पीछे जाना है। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? यही है राज, ये जो रास्ते में आपको कुत्ते मरे हुए दिखते हैं उनका। ये जब बीचों बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो ये निर्णय नहीं ले पाते, ये डिसीजन नहीं ले पाते कि अब आगे जाऊं या पीछे लौट जाऊं। ये और ऐसा नहीं है कि ये कुत्तों के साथ होता है। अरे आप तो जूलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको मालूम ही है कि हम लोग भी थोड़े से एडवांस टाइप के जानवर ही तो हैं। अरे एनिमलिया के मेंबर हो, प्लांटी के हो, अरे तो शर्माते क्यों हो? तो हम लोग भी तो एडवांस एनिमल ही हैं। तो ये परिस्थिति जो उसके सामने आती है, वो परिस्थिति हम सबके सामने आती है। जब भी कोई समस्या अचानक से आती है, आप द्वंद होता है आपके दिमाग में कि आगे जाएं या पीछे लौट जाएं। क्योंकि मार्क्स 40% आना, 50% आना, 30% आना, 20% आना, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह कि कोई मार्कशीट ऐसी नहीं बनी, किसी भी परीक्षा की कोई मार्कशीट ऐसी नहीं बनी जो बच्चे के पोटेंशियल को पूरी तरह से दिखा दे। वो मार्कशीट उन 2-3 घंटों में बच्चे का रिएक्शन, उससे ज्यादा अगर कुछ बोलना चाहो तो वो साल 6 महीने की बच्चे की तैयारी को रिफ्लेक्ट करती है। बच्चे के पोटेंशियल को तो कहीं से कहीं तक कोई मार्कशीट नहीं बता सकती। और दूसरी बात कि नंबर अगर लगातार कम आ रहे हैं तो कुछ तो है, कुछ तो है जो रोक रहा है। या तो वो आपके मन में है, या वो आपकी परिस्थिति में है, या वो आपकी ट्रेनिंग में है। कहीं ना कहीं कुछ तो है अगर लगातार मार्क्स कम आ रहे हैं, कुछ तो है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो है। बात मार्क्स की नहीं है। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, मेरा कलीग अगर कोई काम कर रहा है, या कोई भी अगर अपना कोई काम कर रहा है टारगेट बना के, और वो बार बार अचीव नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कोई कमी तो है। डिसीजन और डिलेमा साथ साथ चलते हैं। निर्णय ना ले पाना और डिलेमा बात तो एक ही है। कहीं ना कोई उहापोह, कोई ना कोई द्वंद आपके अंदर है। आप रिस्क लेने से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं। आप क्या और मैं क्या? 20-25 साल पहले मैं आपकी जगह था।
तो लगातार मार्क्स का कम आना, कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं आप, और उस गलती को या तो आप पकड़ नहीं रहे हैं या पकड़ में आ नहीं रही है। या तो पकड़ना नहीं चाहते और या पकड़ में आ नहीं रही। फेल होने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। आप अगर कोई डिसीजन लोगे, कोई टारगेट बनाओगे, तो जितना बड़ा आप टारगेट बनाओगे, समस्याओं का साइज भी उतना ही बड़ा होगा और रिस्क भी उतना ही बड़ा रहेगा। फॉर्मूले हैं, जीवन फॉर्मूलों पे ही चलता है। ये पूरी पृथ्वी फॉर्मूले से नाचती है। इस पूरी गैलेक्सी में सारे ग्रह, सब कुछ फॉर्मूलों से हो रहा है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं करना चाहता है। बिना फॉर्मूले के जीवन चल जाए, बिना कंफर्ट जोन छोड़े काम चल जाए तो बढ़िया रहेगा। फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, फॉर्मूले ढूंढने पड़ेंगे, और जिसे जितनी जल्दी मिल जाएगा वो उतनी जल्दी उस एक्टिवेशन एनर्जी से पार चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। कोई चीज है जो पकड़ में नहीं आ रही, या कोई चीज है जो आप पकड़ना ही नहीं चाहते, जिए जा रहे हैं, या फिर रिस्क लेने से डर रहे हैं, या फिर आप फेल होने से डर रहे हैं। अभी इसी छोटी सी एज में सीख जाओ आप, तो बड़े मजे हैं। हम लोगों के पास जब हम पढ़ते थे तो ऐसे टीचर्स नहीं थे। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती थी तो वो जाके, फिर पता है आपको, एमएससी में समझ में आई मुझे। अब आप सोचो, एक अच्छे बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई, आज मुझे डाउट आया, तो पूरा 11th 12th निकल गया सर, बीएससी के 3 साल निकल गए। एमएससी में जाके तब जाकर ऐसे योग्य लोग मिले जिन्होंने बोला कि हाँ इधर आओ, क्या प्रॉब्लम, कुछ भी पूछ लो। तब जाकर हमने अपने बचपने वाली समस्याएं भी उनसे पूछी। आपको, आप इतनी छोटी सी एज में ही आपको एक्सपर्ट्स मिले हुए हैं, और ये क्रेडिट तो खैर आपके पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया है, आप में कुछ देखा है। तो अभी अगर आप जीवन के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये सीखने पड़ेंगे। मैं ज्यादा मार्क्स कैसे बढ़ाएं उस पर नहीं बोलूंगा, वो हेडिंग इसलिए दी थी कि आप खींचे चले आओ। मार्क्स कैसे बढ़ाएं, ये बाल मन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कौन सा प्रेशर रहता होगा। और आप खुद इमेजिन करो सर, बच्चा जब माँ बाप के पास होता है तो 20 बार जगाती है माता, तब भी नहीं उठते ही है। 20 बार चाय पानी पूछो नहीं, थाली फेंक देते हैं, आज फिर लौकी। यहां बेचारे कौन बोले और किससे बोले। और दोपहर में भूखे हारे जाते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो अब इस बीच में जब खाने का अता पता नहीं है, जैसे तैसे पहुंचते हैं, उसके बाद पता चला कि अब पूरा प्रेशर भी है कि मार्क्स भी ज्यादा निकालने। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हम लोग समझते नहीं हैं, हम आपकी हर समस्या को समझते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका हम निदान नहीं कर सकते, और ये मानकर चुप हो जाते हैं कि ये तपस्या ही तो है। और शायद यही आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन जूझ लो इन समस्याओं से, पढ़ाई लिखाई तपस्या की तरह है। तो आप डरो मत, रिस्क लेने से घबराओ मत,
बड़ा टारगेट बनाया आपने, नेशनल लेवल का कंपटीशन देने का आपने फैसला किया और डर रहे हो आप। डरना नहीं है, रिस्क लेने से डरना नहीं है, फेल होने से डरना नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करो। अगर आप बहुत मेहनती हो तो आप कभी फेल नहीं होते। ये अपने दिमाग में लिखो आप, क्योंकि कॉपी तो लाए नहीं। आप जब भी कभी आपको कोई टीचर बुलाए, जब भी कभी बड़े हो जाओ आप, आपको कोई सीनियर बुलाए, तो हमेशा एक कॉपी पेन और डायरी पेन साथ रखा करो। दो फायदे हैं। पहला फायदा, सामने वाला बड़ा इंप्रेस होगा और वो आपके अगर कुछ चाहिए तो उससे ज्यादा आपको देगा। और दूसरी बात, आपको पॉइंट्स लिखने में आसानी होगी। उससे कंफर्म है कि आप कुछ सीख के जाओगे। अगर आप बहुत मेहनत करते हो, अगर आप बहुत मेहनती हो और बिल्कुल मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, मैं मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहा, अगर आप बहुत मेहनती हैं, इतना काफी है पास होने के लिए। ऐसे कोई बच्चे आगे चल के फेल नहीं होते। तो फेल होने से तो डरना ही नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने, आपको अपनी परिभाषाएं ठीक करनी है। आपको मेहनत आपके हाथ में है, मार्क्स आपके हाथ में नहीं है, प्रोडक्टिविटी आपके हाथ में नहीं है, सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, उम्मीदें पूरी होना आपके हाथ में नहीं है, मेहनत तो आपके हाथ में है ना। तो जो मेहनती है वो कभी फेल नहीं होगा। आप मेरी बात याद कर लेना, 20-25 साल बाद पलट कर देखना, जो जो मेहनती है वो एक से बड़ी एक पोजीशन पर बैठा होगा बच्चा। सक्सेस कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। सर बता रहे थे, समय लगता है चीजों को पकने में, मैच्योर होने में। आज आप पेड़ लगाओ, आप बॉटनी के स्टूडेंट हो, आप 1 बोरी यूरिया डाल दो, थोड़ी सी पड़नी चाहिए, आप 1 बोरी डाल दो। पानी थोड़ा सा पड़ना चाहिए, आप 2 बाल्टी डाल दो। आप उस पेड़ को भर दो संसाधनों से, तब भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। वो तभी होगी जब वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाएगा। फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपने समय पर ही होती है। आप उससे पहले कुछ भी कर लो, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपने समय पर ही होगी। धैर्य रखो आप, और फेल होने की बात अपने दिमाग से निकाल दो, परमानेंट अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि मेहनती फेल कभी नहीं होगा। अब बात आती है रिस्क की। रिस्क को बोलते हैं आरबीसी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। जितनी ज्यादा होगी उतने बड़े आदमी बनोगे आप। और कोई बिजनेसमैन, कोई भी बड़ी पोजीशन पर बैठा बंदा रिस्क लेने से कभी नहीं घबराता। अगर आप रिस्क लेने से घबराते हैं, और ये रिस्क का डर नहीं है, ये फेल होने का डर ही तो है। आपने डिसीजन लिया है नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी करने का, और आप डरते, घबराते, निराश होते हैं, मायूस होते हैं, नंबर नहीं आ रहे। डिसीजन लोगे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का और डरोगे कि यार एवलॉन्च आते हैं। अगर डरते हो तो अपनी घर की छत पे चढ़ो, वहां एवलॉन्च नहीं आते। अगर रिस्क लेने से डरते हो, किसी भी वजह से डरते हो, तो टारगेट छोटा क्यों नहीं बनाया आपने? टारगेट छोटा बनाओ। टारगेट तो आपने बना लिया, बस 12th में इससे बड़ा टारगेट हो नहीं सकता। 12th आपने टारगेट बना लिया हाईएस्ट लेवल का, और बच्चों पेपर तो उसी लेवल का आएगा। और आप 6 महीने में 10 साल और 12 साल की कंडीशनिंग जो लेके आए हो, वो 6 महीने में तो नहीं धुलेगी, समय लगेगा नेशनल लेवल में।
तो आप डरो मत, घबराओ मत। लंबा टारगेट है, समय लगेगा। ब्रेन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ब्रेन की कंडीशनिंग होती है। आप कंडीशनिंग करो ना, आप अपने कॉन्सेप्ट ठीक करो तो इस पूरे ब्रेन का इस्तेमाल कर पाओगे। कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होंगे तो पूरे ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। डर खाए जा रहा है, मार्क्स परेशान कर रहे हैं, फेल होने का डर है। ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा बर्बाद करती हैं। आपका दिमाग, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग पूरी तरह चले तो आप अविनाश सर की बात पर ध्यान देना। जब भी आप खुशी को मैनेज नहीं कर पाओगे, हैप्पीनेस को मैनेज नहीं कर पाओगे, आप 100% प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे। हैप्पीनेस का सीधा संबंध है ब्रेन की एनालिटिकल पावर से। अगर हैप्पीनेस नहीं है तो सारी नर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप अपने फेवर में। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आपको बताऊं। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से बोला कि ये बंदा है महेश दास, इसको मैं दरबार में शामिल करना चाहता हूं। हर बंदे को दरबार में शामिल नहीं किया जा सकता था। अकबर के दरबारी बोले कि ना महाराज, नियम मत तोड़ो। दरबार में जो राजशाही के लोग हैं वही शामिल हो सकते हैं। आप किसी को भी पकड़ के लाओगे और बोलोगे कि इसको मंत्री बनाएंगे, सर नियम मत तोड़ो प्लीज। अकबर ने फिर रिपीट किया कि नहीं भाई, महेश दास तो शामिल होगा। और रही बात आप लोगों के आश्वस्त होने की, तो आप नियम बनाओ, शामिल तो मैं करूंगा। आप जैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, खूब सेटिस्फाई हो लो आप, लेकिन इस बंदे को शामिल करूंगा क्योंकि मुझे बढ़िया लगता है, ये बंदा ठीक है एकदम। जो उसके दरबारी थे, जो मंत्री थे, उन्होंने अब ज्यादा विरोध नहीं कर सकते आप राजा का, उसकी इच्छाओं का। तो मंत्रियों ने बोला कि ठीक है, शामिल कर लेंगे, लेकिन क्या आपका महेश दास हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? अकबर ने महेश दास की तरफ देखा, महेश दास तैयार हो? उसने बोला कि हां जी राजा साहब तैयार हूं। यहीं पे होल्ड करो स्टोरी को और सुन लो। क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, डिलेमा नहीं होना चाहिए। दरबारियों ने बोला महाराजा एक शर्त है, अगर महेश दास हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो उम्र कैद होगी इसको। राजा ने सोचा कि अगर यह बंदा योग्य है तो जवाब दे लेगा, और अगर योग्य नहीं है तो फिर मंत्री परिषद में जगह भी क्यों देनी। मैं अननेसेसरी फेवर तो नहीं करूंगा। राजा ने महेश दास की तरफ देखा और बोला कि भैया सुन लो, सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उम्र कैद होगी, और जवाब दे लिए तो मेरे दरबार में मंत्री बनोगे कल से। यहीं पे फिर से एक बार होल्ड करो, क्योंकि हर कहानी में दो ही बातें होती हैं, मजा और मैसेज। दोनों में एक भी अगर नहीं है तो कहानी का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो यहां फिर होल्ड करो, फिर एक मैसेज है। अब मंत्री बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और मन की अगर शांति नहीं है तो भी उम्र कैद जैसे हालात हो सकते हैं। दो मैसेज है, क्विक डिसीजन लेना होगा, डिलेमा में नहीं रहना होगा,
रिस्क लेना होगा। और अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप अपने योग्यतम होने का परिचय नहीं दे सकते हैं और मुसीबत आ जाएगी। महेश दास ने बोला मंजूर है साहब। राजा ने बोला कि हाजी मुल्ला जी पूछो, क्या पूछना है आपको। उसने पूछा, महेश दास बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अब आप सोचो, इस सवाल का जवाब देना आसान है क्या? असंभव है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप बता सकते हो, लेकिन अगर मैं पूछूं मेरे मन में क्या चल रहा है तो कैसे बताओगे? अब आप सोचो, परिस्थिति पर ध्यान दो और महसूस करो कि अगर बता नहीं पाए तो उम्र कैद होगी, और बता लिया तो कल से मंत्री पद मिलेगा। अकबर के दरबार में महेश दास मुस्कुराया क्योंकि मन शांत है, खुश है। वो डरता नहीं किसी के बाप से, न व्यक्ति से ना परिस्थिति से डरता नहीं है। अरे मंत्री बनने का ख्वाब तुमने पाला है तो रिस्क कौन लेगा? और रिस्क लेने में अगर डर है तब तो योग्य नहीं हो। फेल होने का अगर डर है तब तो तुम ये जानते ही नहीं कि मेहनत करने वाले कभी फेल नहीं होते। और जो ये जानता है कि हम कभी फेल नहीं हो सकते, हमें कोई फेल नहीं कर सकता, वो दुखी कभी होगा ही नहीं। महेश दास खुश था बहुत, मुस्कुराया, बोला राजा साहब मैं जानता हूं इसके मन में क्या चल रहा है। यह सोच रहा है कि अकबर जैसा महान राजा नहीं इस धरती पर। ये सोच रहा है कि काश ऐसा हो जाए कि अनंत काल तक अकबर ही राजा रहे इस धरती पर। बोलो मुल्ला जी। बोलो मुल्ला जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि आप ये ईश्वर से मना रहे हो कि ये कभी अस्वस्थ ना हो, हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें? बोलो मुल्ला जी। मुल्ला जी मुस्कुराए, बोले राजा साहब यही सोच रहा था मैं। और वो महेश दास कोई और नहीं, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल थे। तो अगर आप खुश नहीं हैं, आप नोट करो, ये फॉर्मूले हैं, कॉपी नहीं लाए कोई बात नहीं, मन में नोट करो। द मोमेंट यू विल लूज योर हैप्पीनेस, सब वहीं से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जिस क्षण आप खुश नहीं हैं, वो क्षण बर्बाद हो रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट चाहिए तो ब्रेन को हाईएस्ट लेवल पे काम करना होगा, और अगर ब्रेन से सारा काम निकालना है तो इसको खुश रखना सीखना होगा, इसको इसकी खुराक देनी होगी। मजे करो ना यार, छोटे छोटे बच्चे हो, खुश रहो आप, ये सबसे बड़ी चीज है। अदरवाइज आपकी एनालिटिकल स्किल्स मर जाएंगी, आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी खत्म होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी खत्म होगी। और बताऊं आपको, ये इसमें सबसे जो मैं देखता हूं, बच्चों का मन, सोचो जब हम लोगों की ये स्थिति है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो बच्चे हैं, ये तो इनका मन तो अनंत यात्रा पे रहता है। ये
जब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं तो बच्चे ये हमेशा मतलब चंचल मन के प्रत्यक्ष गवाह हैं ये सब। कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। आपको कंसंट्रेशन पे काम करना होगा। नोट करते जाओ जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, कहानियों के माध्यम से बोल रहा हूं, लेकिन पॉइंट्स बोल रहा हूं आपके। कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। कैसे? महाभारत चल रही है, आमने सामने करोड़ों योद्धा खड़े हुए हैं, एक दूसरे की जान लेने की तैयारी कर रहे हैं। किस पल वो मरेंगे और किस पल सामने वाले को मारेंगे कोई नहीं जानता। ऐसे माहौल के बीच में इस दुनिया का सबसे बढ़िया ग्रंथ लिखा गया। एक सबसे बढ़िया शिष्य था, एक सबसे बढ़िया गुरु था। गुरु जी थे श्री कृष्ण और शिष्य थे अर्जुन। मैं बात कर रहा हूं गीता की। क्या महाभारत से ज्यादा डिस्टरबेंस आपके आसपास हो रहा है? कितनी कंसंट्रेशन से एक टीचर पढ़ा रहा है और कितनी कंसंट्रेशन से एक शिष्य सुन रहा है। जिस तरह पढ़ाया गया और जिस तरह सुना गया वो एक धर्म का कोर बन गया है। गीता का बड़ा महत्व है। आप सोचो कि गीता की क्लास कहां हुई थी, वो कक्षा कैसी थी, क्लासरूम कैसा था, चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा था। क्या वहां से ज्यादा डिस्टरबेंस आपके आसपास होता है? आपको अर्जुन जैसा बनना होगा, क्योंकि अगर अर्जुन जैसे नहीं बनोगे तो द्रोणाचार्य आपको तीर चलाने से भी मना कर देंगे। भीम से पूछा कि बाण तुमने चढ़ा तो लिया भीम, क्या दिख रहा है? भीम ने बोला गुरुजी सब दिख रहा है, आप भी दिख रहे हो, अर्जुन भैया भी दिख रहे हैं, सारे भाई लोग दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही, पेड़ भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, बताओ किसको ठोकना है? द्रोणाचार्य ने बोला भीम तुमसे नहीं होगा, बाण उतार लो, क्योंकि अदरवाइज बाण भी खराब कर दोगे एक। जब अर्जुन की बारी आई तो पूछा यही सवाल, अर्जुन क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बोला गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा, केवल चिड़िया की आंख दिख रही। गुरुजी जान गए, उन्होंने बोला चला दो। अर्जुन ने बाण चला दिया, वो आंख में लग गया। तो कंसंट्रेशन पर आपको काम करना होगा। आपको देखना होगा कि क्या क्या है जो आपको विचलित करता है, उनसे मुक्ति पानी होगी आपको। अदरवाइज उस पहाड़ में से संजीवनी ढूंढोगे कैसे? कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी आपको। और इस बीच में कई बार आपको टीचर्स टोक देते हैं, कई बार पेरेंट्स आपको टोक देते हैं। आप बुरा मत मानो। पेरेंट्स के पास कुछ और है ही नहीं आपके सिवा, आप ही तो हो। अभी तुम नहीं समझोगे इस बात को, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है अभी। और एक बार जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो जानते हैं इस जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता बच्चों के सिवा। बच्चे ही बचते हैं, फिर जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं बचता। बच्चे ही फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं पूरे परिवार के लिए। तो वो टोकने किसको जाएंगे? अच्छा, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हम लोग क्या है ना, बच्चों से ही डील करते हैं दिन भर, तो हमें मालूम है कि बच्चों से काम कैसे निकलवाना है ना? यही तो है। हमें मालूम है कि ये एज है और इस एज में सब कुछ है, और सही भी है, क्योंकि एज दोबारा थोड़ी ना आनी है। पढ़ना है, कीड़ा थोड़ा ना बन जाना है कि उसी किताबों में चिपक गए। 1.5 साल बाद किसी ने किताब खोली तो देखा एक कीड़ा भी है अंदर। तो ऐसे थोड़ा ना पढ़ना है। तो पेरेंट्स आपको टोकेंगे, आपको बुरा नहीं मानना है,
वो क्या पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, बार बार पूछ लेते हैं, बता देते हैं हर दिन शाम को आपको कि ये आखिरी मौका है। अब दिन भर पता चला सारे टीचर्स ने मोटिवेट किया, डायरेक्टर ने मोटिवेट किया, 50,000 रुपए खर्च हुए, और शाम को पेरेंट्स का एक फोन आएगा कि आखिरी मौका है। अब बताओ हम क्या करें, सब धुल दिया एक लाइन में। अब वो पेन रख के बैठ गया, कौन अर्जुन कौन द्रोणाचार्य। बोला यार ये तो आखिरी मौका है। हर दिन बता देते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं इस मंच के माध्यम से अपने सभी टीचर्स की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से, इस देश के सभी माता पिता से ये अपील करता हूं कि प्लीज रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और 10 मिनट बाद टेंशन में आ जाते हैं। रेस्पॉन्ड करो, ये देखो अरे बच्चा तो यही है, बदल थोड़ा ना लोगे आप, यही तो रहेगा। तो फिर इससे काम कैसे निकलवाया जा सकता है ये सोचो ना। हम लोगों ने तरीके निकाल रखे हैं, देखो तारीफ कर करके निकलवा लेते हैं। यही सीखना होगा सभी माता पिता को, और खासकर तब जब बच्चा दूर रहता है। बच्चे से काम निकलवाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आज मार्क्स नहीं आए तो नहीं आए, कोई नहीं, चिल मारो। आ गए ठीक, नहीं आए नहीं आए, कोई नहीं, जाओ मजे करो, ऐसे बोलना चाहिए। और मार्क्स मैं आपको बताऊं, अभी जो साल भर आपका एग्जाम होता है, इसका नीट के एग्जाम से क्या वास्ता है। अभी टेस्ट होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस के 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर टेस्ट होगा तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 35 होंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के 35 होंगे। अरे 10 हो जाएं वही बहुत है। हमसे 10 भी ना होते थे तुम्हारी एज में, इतने बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे हैं। अब आप बताओ, लास्ट में जो पेपर होगा उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से तो 5 ही 6 आने। तो जिस दिन 45 सवाल आएंगे उस दिन कैसे करोगे यार। डिफिकल्ट तो लगेगा ना। और एक बात सुनो, आप खुद सोचो, उसी चैप्टर से अगर 5 सवाल बनाने और उसी चैप्टर से 45 बनाने, तो 45 जब बनेंगे तो खाल तो उतर जाएगी, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। और हम करें भी क्या, क्योंकि यूनिट टेस्ट में तो वही पूछना है, तो वो डिफिकल्ट तो हो ही जाना है। अब इस पेपर में अगर 35% आए तो इसका नीट से क्या लेना देना है, क्योंकि नीट में तो 5 सवाल आए और वो आप जानते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आते हैं। वो तो 2 कौड़ी के तुच्चे सवाल आने। आप नहीं मानते, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, क्योंकि क्वेश्चन तो समरी जैसा उस कंप्रहेंशन से बनने सवाल। और जब तक आप यहां रहोगे कोचिंग में, तब तक तो यूनिट टेस्ट होंगे, और यूनिट टेस्ट में जो 4 ऑप्शन बनेंगे तो वो तो बिल्कुल करीब करीब के होंगे। उसमें ए भी ठीक लगेगा, बी भी ठीक लगेगा, सी भी ठीक लगेगा, डी भी ठीक लगेगा। लेकिन जब नीट आएगा तो उसमें से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनने। ज्यादातर चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 2-3 सवाल बनने। अब आप ही सोचो, 2-3 सवाल बनने एनाटॉमी से, तो क्या पूछूंगा मैं? एक मेरिस्टम से पूछ लूंगा, एक सेकेंडरी ग्रोथ से पूछ लेंगे। अब जब एनाटॉमी का पेपर होगा तब तो डिफिकल्ट होगा ही वो, क्योंकि 45-50 सवाल बनने उससे, और ऑप्शंस के बीच में गैप बहुत बड़ा होता है जब फुल सिलेबस पेपर होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ में जो ऑप्शन होगा तो 2 ही ऑप्शन होंगे सेकेंडरी ग्रोथ से, एक ऑप्शन तो मेरिस्टम का होगा, एक कॉलेनकाइमा का होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब फुल सिलेबस के टेस्ट बनते हैं। लेकिन साल भर अगर नंबर नहीं आए, 35%, 40%, 35, 40, 35, 40, 35, 40, आखिरी तक आते आते बच्चा भी मान लेता है कि मैं भी 35-40 हूं। समस्या ये है ना, ये बार बार मतलब लोग ये एहसास दिलाते हैं बच्चा, अरे लोग दिलाते हैं, दिलाने दो यार।
फेल होने के डर में, आप जानते हैं सर, फेल होने का डर भी नहीं है, डर इस बात का है कि मौसी क्या कहेंगी, या वो पड़ोसी जिसको बोल के आया हूं कि डॉक्टर बनने जा रहा हूं, वो पूछेगा लौट के, ओ भाई क्या रहा। तो ओ भाई, पड़ोसी के लिए जिंदा हैं क्या हम? और मौसी से क्या लेना देना? आपको जवाब नहीं देने, आपको जवाब किसी को नहीं देना, आपको मुस्कुराना है। और अभी समय नहीं है, आप, कल मैंने बोला था एक वीडियो, आप देखना प्लीज अगर नहीं देखा तो। आपको सबके जवाब नहीं देने होते हैं, और ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे हिसाब से चलेगी यार, पेरेंट्स के हिसाब से चलेगी। बाकी कौन मौसी, कौन बुआ यार, कौन पड़ोसी, अरे नहीं हुआ तुमको क्या। और रही बात, कोटा से खाली हाथ कोई नहीं जाता, और कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप लग के मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी नहीं मरती। कौन मौसी, कौन बुआ, कौन पड़ोसी, क्या पता किस किस को बोल के आए हैं ये। तो अभी आगे के लिए सुन लो आप, अभी छोटे छोटे हो कोई बात नहीं, आगे के लिए सुन लो आप। मैंने फिर कहा लिख लो, दिमाग में लिख लो, डायरी तो लाई नहीं आज, अभी लिख लो दिमाग में। जब तक कोई टारगेट पूरा ना कर लो, कानों कान भनक नहीं लगनी चाहिए किसी को। पहले से अनाउंस मत करो कि यहां मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा मैं। अगर पहले से बोल दोगे कि यहां मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं जाने कितनी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर लेंगे, और वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ रीजंस अननोन। मैं नहीं जानता कि वो टारगेट क्यों नहीं पूरा होगा, लेकिन नहीं पूरा होगा। लोग इतने नेगेटिव हैं, वो पूरा नहीं होने देंगे। अभी छोटे छोटे हो कोई बात नहीं, अभी सारी गलतियां माफ हैं, जरा जरा से हो, और सीखने तो आए हो। आगे से टारगेट बनाओ बहुत विहंगम, बताओ किसी को नहीं बोल, और ऐसे शो करो जैसे फुल टू पागल हो आप। ज्यादा स्मार्ट बन के मत दिखाओ, अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। लोग बहुत चिढ़ते हैं, यही सामाजिक संरचना है भारत की इस समय। आप फुल पागल, फर्स्ट रैंक भी ले आना तो भी लोग पूछें कि फर्स्ट रैंक, तो बोल दो वो तो मंदिर गया था, वो दिख गया मुझे सारे क्वेश्चन, समझ जाएगा सामने वाला साला पागल है ये। अरे तब भी मत बताओ कि आप डिजर्व करते हो, मत बताओ, अदरवाइज काम पूरा नहीं होने देगी नेगेटिव एनर्जी। आप जानते हो ना, आप सोचना मेरी बात को, ज्यादा लोग कौन है आपकी सराउंडिंग में? वो जो आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, या वो जो तुम्हें ठिकाने लगाना चाहते हैं। तो देख लो आप, केवल पेरेंट्स, भैया केवल पेरेंट्स और हम जैसे गिने चुने लोग, क्योंकि हमारा घर भी तुमसे ही चलता है, हम जाएं तो जाएं कहां, इसीलिए तुम्हारा मुंह देखते रहते हैं सुबह से शाम तक। 10 बच्चे निराश दिख गए, हमने बोला कोई बात नहीं, 60-70 हजार खर्च हो बुलाओ इनको, क्योंकि हमारी जिंदगी भी तो तुम ही हो। जब तक यहां से सकुशल घर नहीं पहुंच जाते, तब तक रात में फोन बजता है तो दिल बैठ जाता मेरा कि यार ये फोन क्यों आया 12 बजे, और अगर दोबारा आ गया तो धड़कने बंद होने कगार पे। आप समझ रहे हैं ना? और इतना हम लोग भी डरे डरे रहते हैं तुम्हारे चक्कर में।
अरे डरना नहीं है, हम ये जानते हैं, फिर भी साला डरते हैं। तुम्हारे डर की वजह से अगर आप महायोद्धा की तरह बिहेव करो तो पता है यार, हम लोग भी थोड़ा और ग्रेस आ जाएगा हमारे में भी। तो पेरेंट्स के कहने का बुरा मत मानो। टीचर्स अगर टोकते हैं तो आप मायूस मत हो। ये वो लोग हैं सब जो आपको बनाना चाहते हैं, और निश्चिंत होकर, माता पिता को तो क्या चाहिए, वही सबसे बड़े हैं, वही ईश्वर है। पेरेंट्स के तो सुबह उठ के और शाम को सोने से पहले 10-20 बार पैर छुआ करो, और अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो मन ही मन में 10-20 बार पैर छुआ करो। बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, और सच में पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप ये मेरी बात मान लो, छोटी सी जरा सी, तो कुछ ही महीने के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। बस इतनी सी बात। अरे जब दिखे तब पैर छू लो यार। बुरा तुम्हें बड़ी बुरा माननी, बिल्कुल बुरा नहीं मानते, क्योंकि फिर बाद में एक मोड़ पर आकर पता चला 25 साल बाद, 30 साल बाद अगर बात समझ आई तो क्या फायदा, फिर तो आईक्यू लेवल कम है। आज ही समझ आइए तब तो बात है। तुलसीदास जी अपनी बीबी से बहुत बुरा मान गए। शादी हुई तो रत्नावली सुंदर थी बहुत, और तुलसीदास जी फुल नकारा। रत्नावली घर छोड़ के चली गई अपने मायके। तुलसीदास जी को इतनी याद आई कि लाश पे बैठ के नदी पार करके ससुराल पहुंच गए आधी रात में। नाव थी नहीं, कंफ्यूजन में लाश पे बैठ गए। इतनी व्यग्रता ससुराल जाने की, आधी रात में। और सुनो, सांप पकड़ के दीवाल चढ़ गए। बीबी ने देखा, माथा फोड़ लिया उसने। ये क्या पंडित जी, तुम इतना प्यार अगर ईश्वर से करते तो तुम भी ईश्वर हो जाते। तुलसीदास जी को ये बात लग गई। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम भी यार, हमारी कोई बात तुम्हें लग जाए, काश पेरेंट्स की कोई बात तुम्हें लग जाए। तुलसीदास जी को इतना चुभ गया कि लौट आए और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा उन्होंने। कहानी समाप्त नहीं हुई। रामचरितमानस जब बन के तैयार हुआ तो कहा जाता है कि नदी में उसके सारे पेजेस बह गए। सारी मेहनत बेकार हो गई। तुलसीदास जी रोने लग गए, क्योंकि वो सुधर भी गए, उन्होंने इतना महानतम ग्रंथ की रचना भी की, और परेशान हो गए। जब बहुत ज्यादा विचलित हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो पीछे रत्नावली ने बोला कि महाराज निराश ना हो आप जो वो बोल बोल के लिखते थे, तो एक कॉपी मैं भी लिख रही थी आपकी, और वो है सुरक्षित। ओ भाई, तुलसीदास जी का प्यार वापस आ गया। बेवजह अपने परिवार वालों से कभी नाराज नहीं होते। और फिर तुलसीदास जी ने आ गया उनको समझ में कि ये लेडी सामान्य तो नहीं है, ये बहुत विचित्र है और बहुत बड़ी लेडी है। फिर तुलसीदास जी ने अपने वाइफ के सम्मान में एक और ग्रंथ लिखा, नाम है रत्नावली। तो परिवार, अगर माता पिता आपको टोक रहे, पेरेंट्स आपको टोक रहे, तो यार हम लोगों का तो काम ही यही है। आप उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करो, और
हम लोगों को ये मौका दो कि हम बोल सकें। पता हम बहुत डरे रहते हैं कि कौन मुंह फुला लेगा, नाक लाल करके 8 दिन बात नहीं करता, उसके बाद 1 दिन टोक दो। आप नाराज मत हुआ करो, पेरेंट्स टोकें तो मुस्कुराओ और ऐसे महसूस करो जैसे आप 35 साल के मैच्योर आदमी हो, आप मां बाप की इंपॉर्टेंस को समझते हो। आप 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे नहीं हो, आप 30-35 साल की मैच्योरिटी वाले बंदे हो। आप जानते हो कि मां बाप की अहमियत क्या होती है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊं। अगर आपका दिमाग नहीं चलता और बहुत मेहनती हो तो आप श्रमिक बनोगे, श्रमिक, लेबर, मजदूर। और अगर आपका दिमाग चलता है, दिमाग कब चलेगा? हैप्पीनेस से। फॉर्मूला दिया ना मैंने, हैप्पीनेस अगर है तो दिमाग चलेगा। और अगर दिमाग चल रहा है और बहुत मेहनत करते हो तो श्रवण बनोगे, श्रवण। क्योंकि मां बाप से बड़ा ईश्वर नहीं है। सारे जहां के सारे काम एक तरफ, पेरेंट्स एक तरफ, दिमाग जागृत है और बहुत मेहनती है। उस बंदे ने कंधे पे रख के अपने मां बाप को तीर्थ कराए थे, श्रवण। तो एक मजदूर की तरह वो कंधे पे मां बाप को लेके चल रहा है और विजन ये है कि पहले मां बाप को तीर्थ कराऊंगा। दिमाग भी जागृत है। जिसका दिमाग जागृत होता है, किताबें उससे बातें करती हैं। जिसका दिमाग जागृत नहीं है, किताब उसको नींद दिलाती है। जिसका दिमाग जागृत है वो अच्छी बातों को दिमाग में लिख लेता है और इंप्लीमेंट करता है। जिसका दिमाग जागृत नहीं है वो सुन के वहीं झाड़ के चल देता है। दिमाग को जागृत रखना होगा। मैं जब 3rd 4th में था, बस 2 मिनट और ले, 1 घंटा तो जरूर बोलूं। मेरा टाइम आप लोगों ने लिया था, मैंने पूरा कर लिया वो। तो मैं जब 3rd 4th में था तो मेरे पापा बीमार हो गए और घर की स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई और कई महीनों तक मैं पापा के साथ हॉस्पिटल में रहा, कई महीनों तक। इतने पैसे नहीं थे कि और इतना अरेंजमेंट नहीं था कि वो हॉस्पिटल में रहें और मैं इधर पढ़ता रहूं। तो मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई और उन महीनों तक मैं हॉस्पिटल में ही रहा पापा के साथ। मैं और मेरी बहन 3-4 3rd या 4th क्लास में रहे होंगे। तो हॉस्पिटल में हर आदमी मुझे जान गया था क्योंकि जब महीनों से वहीं रह रहे हैं। तो मुझे एक गुरुजी मिल गए। गुरुजी क्या मतलब, एक बूढ़े बूढ़े आदमी थे। वो मुझे सुबह सुबह ले जाते थे और शमशान के पास, जहां वो मोर्चरी होती है ना, उसके पास एक पीपल का पेड़ था, वहां पर बैठाते थे मुझे ले जाके। चलो, मेरा हाथ पकड़ के वहीं बैठते थे जाके। सो दिन भर वहीं बैठा रहता था मैं। और वहां पे लोग कफन और वो फूल वूल लाते थे, उस पर रबड़ चढ़ी होती थी, तो रबड़ उसी पीपल पे चढ़ाते थे। तो दिन भर मैं उन रबड़ ले लेके, बहुत सारी वहां रबड़ थी, तो मैं वो सारी रबड़ इकट्ठा कर करके माला बनाता रहता था दिन भर। और वो जो बूढ़े बूढ़े थे उन्होंने मुझे बताया था कि यहां बैठना बहुत शुभ होता है। तो सुबह सुबह मेरे दिमाग में इतना बैठ गया, तो सुबह सुबह उठ के पहले मोर्चरी के सामने पहुंच जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा, पापा के पास हर बेड के पास एक सुराही रखी रहती थी जिसमें पानी भरा रखा रहता था। तब थर्मस वर्मस नहीं थे, और होते भी होंगे तो हम लोग तो गरीब थे। तो सुराही में पानी भरा रखा रहता था और हमारी माता जी रोज सुराही दे देती थी शाम को कि जाओ पानी भर के ले आओ। अब मुझे तो क्या देती थी, खुद ही लाती थी, कभी कभी मुझे दे देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सुराही लेके चला पानी भरने, और अम्मा ने मुझे हजारों बार बोला था कि तुम ना किसी दिन बहुत मार खाओगे, तमीज से चलो, सुराही को सीधे लेके। और मैं तो नचाता हुआ चलता था, उल्टा कर लेता था उसको, और ऐसे ऐसे करते हुए चलते थे। तो अम्मा ने बोला किसी दिन ना बहुत मार खाओगे अगर ये सुराही फूटी तो, क्योंकि हम दवा लाएंगे या दूसरी सुराही लाएंगे। तो मैं तो कहा, तो बहुत डीठ, तुम्हारी तरह थोड़ा ना नाक फुला लिया, कुछ नहीं, इधर से किसी ने ठोका, हम उधर फिर वही करते थे। 5 चाचा थे, कहीं भी कुछ भी करो आप,
वो बुलाते थे इधर आओ, यहां क्यों खड़े हो, एक दिया। फिर हमने सोचा अच्छा यहां खड़ा होना गलत है, घर चले गए, दूसरे आए, घर में क्या अंडे देता रहता है, इधर एक दिया, बोले बाहर निकला कर। तो हमने सोचा चलो खेलने चलते हैं, खेलने गए, वहां दूसरे ने देख लिया, दिन भर से यहां आओ, इधर आओ। तो दिन भर कुटते पिटते रहते तो डीठ थे, कहीं कोई समस्या नहीं मार खाने में, और तुम्हें कोई कुछ बोल दे तुम उसमें नाराज हो जाते हो। हम दिन भर ठुकाई पिटाई कुछ नहीं, और लोग भी इतना मारने के शौकीन थे पहले, बिना मतलब मारते थे, ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू ही हैप्पीनेस, आओ इधर दो दे दिए। तो इसलिए ढीठ हो जाते थे बच्चे, तो हम भी फुल ढीठ थे। सुराही अम्मा ने हजारों बार बोला, लेकिन मैंने सुराही नचाना नहीं छोड़ा। अब एक दिन वही हुआ, रात में सुराही फूट गई, और पापा हमारे जैसे ब्रिगेडियर नहीं होते मिलिट्री में, मतलब नीचे से माचिस लगा दें उल्टा लटका के, तब ये हमारा हाल था। अब पापा बीमार पड़े, उनका ऑपरेशन था, तो मैं मतलब छोटा था, इतना जिम्मेदार नहीं था कि ये सब समझ सकूं कि इस समय मुझे अपनी शैतानी रोक लेनी है। तो सुराही फूट गई और मैं इतना डर गया सुराही फूटने के बाद, क्योंकि अब मेरा दिमाग खुला कि यार अम्मा के पास पैसे तो लिमिटेड हैं, वो दवा लाएंगी या नई सुराही लाएंगी। तो सर मैंने हर वार्ड में जाके बहुत सारे बेड, सबके बेड के पास सुराही रखी रहती थी, तो मैंने ये निर्णय लिया कि किसी की सुराही चुरा लेंगे, घर सुराही लेके ही जाएंगे, मतलब अपने बेड पे तो सुराही लेके ही पानी भर के ही जाऊंगा, नहीं तो पापा को पता लगेगा, वो तो अब उठ भी नहीं पाते, तो वो दुखी होंगे मेरी वजह से। हिम्मत नहीं बताने की कि सुराही फूट गई है, क्या होगा, और मैंने निर्णय लिया कि चुराऊंगा सुराही। अब मैं हर बेड के पास खड़ा रहूं बहुत देर, लोग देख लें यहां क्यों खड़ा, भाग यहां से। जब बहुत देर हो जाए तो लोग टोक देते थे। कुल मिलाकर कहीं जुगाड़ नहीं बना सुराही चुराने का। फिर फाइनली एक जगह मुझे दिखा, और जैसे ही सुराही उठाई, एक बंदा पीछे से आया, उसने हाथ पकड़ लिया मेरा। फिर वही हुआ जिसका डर था, और मुझे बोला कि क्या कर रहे हो। मैंने बोला पानी पीने जा रहा था। अब वो बोला कि अच्छा, लेकिन तुम यहां इतनी रात में कर क्या रहे हो, और मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम चला 1 घंटे से इसी वार्ड में हो, अलग अलग बेड, तुम कुछ कोई डॉक्टर हो, चेकिंग कर रहे हो। अब मैं ये समझ गया किसको मालूम नहीं है कि मैं चुराने के चक्कर में था, यही बहुत बड़ी राहत है। और उसने फिर क्या किया, मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। अब वो घसीटता हुआ, जैसे नहीं कसाई ले जाते हैं, ऐसे घर मैं जाना नहीं चाहता कि बिना मतलब, फिर ये अभी देखो वैसे ही मैं समस्या में हूं ये, और अब उसने छोड़ा ही नहीं, वो घसीटते हुए मुझे ले गया अम्मा के पास, हमारे बेड पे। बोला कि ये वहां 1.5 घंटे से खड़े थे। अम्मा बहुत चालाक है मेरी, सब समझ गई वो। उन्होंने बोला तो इनको 2 थप्पड़ मारते आप। अम्मा सब समझ गई, क्योंकि वो जानती थी ना नचाते हुए गए थे ये सुराही। तो अम्मा ने उस आदमी को नहीं बताया, नहीं तो मेरी बेइज्जती होती, और मैं छोटा काहे की इज्जत काहे की बेइज्जती, लेकिन अम्मा ने नहीं बताया। वो बंदा मुझे छोड़ के हैंड ओवर करके मेरा हमें जमा करा गया और चला गया। फिर अम्मा ने इधर मुझे लिया साइड में खोपचे में कि सुराही कहां है। अब फिर मैंने उनको, अम्मा को सारी बात बता दी कि अम्मा सुराही फूट गई है और मैं सुराही चुराने गया था। क्योंकि जब मैंने देखा कि उन्होंने हमारी बेइज्जती नहीं करी, उस बंदे को बताया नहीं कुछ, तो मुझे भी लगा यार मुझे भी ईमानदार होना चाहिए। तो मैंने भी अम्मा को बता दिया कि सुराही फूट गई और मैं चुराने गया था। और ये बात पापा ने सुन ली।
मैंने देखा वो दृश्य, वो इस करवट लेटे थे, उनकी आंख से आंसू गिरे, वो उधर पलट गए और किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको भी वैसे ही मां बाप मिले जैसे मुझे मिले। उन्होंने मुझे टोका नहीं और वो उठ सकते नहीं थे। एक ही बेटा, सारी अपनी सैलरी मेरी ट्यूशन में लगा देते थे वो। तो उन्होंने सोचा, और ये खुद ही कमिट कर रहा है कि ये सुराही चुराने गया। तो उन्होंने मतलब इतना ज्यादा दुखी हो गए वो कि वो पलट गए, उठ पाते नहीं थे। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने हमेशा जो भी किया, मेरे माता पिता को गर्व ही हुआ होगा। कभी भी ऐसा कोई काम उसके बाद मैंने नहीं किया कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स के आंखों में आंसू आए। और यकीन मानो, आपको यह वादा करता हूं कि जितने दिन वो जिंदा रहेंगे, उनको इस गौरव की अनुभूति में दिलाता रहूंगा कि उन्होंने मुझे पैदा करके कोई गलती नहीं की। यही आश्वासन, यही प्रतिज्ञा मैं आप लोगों से भी लेना चाहता हूं। और केवल एक ही चीज है जो हम चाहते हैं कि आप बहुत मेहनत करें और बहुत खुश रहें। मेहनत भले कम कर लो, लेकिन खुशी में कोई समझौता मत करो। आपका चेहरा नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि आप अपने मां बाप का ही सपना नहीं हो। किसी का भी जन्म यूं ही नहीं होता। ऊपर वाले ने आपको जो जन्म दिया, जो माता पिता दिए, क्या पता उसकी क्या प्लानिंग है, आपको किस चेयर पे वो बैठाना चाहता है, आपके हाथ से वो क्या क्या काम कराना चाहता है। आप निश्चिंत रहो। किसी दिन मेहनत करने का मन ना करे तो मत करो, लेकिन खुशी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स के लिए जीवन नरक हो जाता है जिस दिन बच्चा खुश नहीं होता है, और उसका तो कहना ही क्या जिसका बच्चा दूर होता है। तो अब हम लोग तो टीचर्स हैं, हम तो ये चाहते हैं कि आप मेहनत भी बहुत करो और बहुत खुश रहो। क्योंकि जितना आप खुश रहोगे उतना आपका दिमाग काम करेगा, और जितना आपका दिमाग काम करेगा, योगा कर्मसु कौशलम। मुझे सारे लोग गीता में बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे दूसरी लाइन बहुत अच्छी लगती है, योगा कर्मसु कौशलम। आपके काम में जो कौशल है वही योग है। योग क्या है? आपके वर्क में जो एफिशिएंसी है। क्या लाइन है यार? आपके काम की जो एफिशिएंसी है, जो प्रोफिशिएंसी है, वही योग है, वही ध्यान है। खूब मेहनत करो। केवल इतनी सी बात अगर सीख गए तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। 20-25 साल बाद आपका साम्राज्य बहुत बड़ा होगा। और अगर मेहनत के साथ साथ आपने दिमाग खुला रखा, खूब खुश रहते हुए अगर आपने मेहनत करी, तो वो एफिशिएंसी है, वो श्री कृष्ण जी ने बोला है। इसका मतलब आप अपना काम तो कर ही रहे हो, साथ साथ आप ईश्वरीय आदेश की भी पालना कर रहे हो, ईश्वर के काम में हाथ बटा रहे हो। अगर आप खुश होकर बहुत मेहनत करते हो तो ईश्वर आपके हाथों बहुत बड़े बड़े काम कराएगा, क्योंकि पूरी सृष्टि उसको चलानी है, लोग तो चाहिए। तो अगर आप खुश रह के मेहनत करोगे तो बहुत बड़े बड़े काम आपके हाथों से होने। आप खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मस्त रहो। नंबर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, उसकी ज्यादा टेंशन ना लो। खूब मेहनत करो बस। विश यू ऑल द बेस्ट।